नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी भाषा शिक्षा और प्रवीणता, और हम बात कर रहे हैं हमारी 7वीं इकाई मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत आज लोग हमारा टॉपिक हम लेंगे कि पठन क्षमता के विकास का मूल्यांकन। हमने मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है उसकी सारणी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर पढ़ने की बात है, ठीक है। अब पठन के अंतर्गत पठन की क्षमता का विकास, उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अध्यापक है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत पढ़ने का मूल्यांकन करता है। तब क्या करता है, कक्षा में आए, बालक से कहा कि आप चौथा पाठ पढ़े, ठीक है। विद्यार्थी किताब उठाता है, उस पाठ को पढ़ लेता है, तो क्या वो पढ़ना कहलाता है? तो नहीं, बालक केवल उस पाठ को पढ़ रहा है, वो पढ़ना पठन के अंतर्गत नहीं आता है, और ना ही अध्यापक द्वारा उसके पठन का इस प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, उनके आधार पर विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे पढ़कर समझने की क्षमता का विकास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या गतिविधि। दो गतिविधि के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पहला है मूल पाठ और दूसरा है क्लोज। दो की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मूल पाठ के अंतर्गत क्या होता है कि अध्यापक विद्यार्थियों से कोई कहानी उनसे कहने के लिए कहे। यहाँ पर पाठ का पूरा सारांश होता है, ठीक है। सारांश मतलब ऐसा नहीं कि कहानी 2-3 पेज की विद्यार्थी पढ़े, नहीं, उसको समझ के वो विद्यार्थी बोले। तो मूल पाठ के अंतर्गत ऐसी गतिविधि करवाई जाती है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी कहानी का पठन करवाया जाता है जिसका सारगर्भित रूप विद्यार्थी कहानी के सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब है क्लोज के अंतर्गत वही कहानी विद्यार्थियों द्वारा, अध्यापक है वो विद्यार्थियों को कहानी लिखकर बताता है और बीच बीच में डैश की स्थिति उत्पन्न करता है, ऐसे रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर तो कहानी है वो पूरी कहानी के रूप में होती है, विद्यार्थी उसको समझ के पढ़ते हैं और बोलते हैं। और क्लोज के अंतर्गत क्या होता है, कहानी के अंदर बीच में रिक्त स्थान दे दिए जाते हैं, मतलब कि वहां पर विद्यार्थियों को अपने अनुसार पढ़ना होता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी है, यहाँ पर विद्यार्थी अपने मर्जी से शब्द लिख सकते हैं, यानी कि अपन को मतलब कि सही, क्योंकि भाषा का प्रयोग करना उन्हें आ गया है समझ में, अपने विचारों को किस प्रकार प्रदान करना है वो सारी चीजें उनके अंतर्गत विकसित हो चुकी है। तो विद्यार्थी यही कहानी, सपोज यही कहानी ले ली, ये कहानी यहाँ पर तो पूरी लिखी हुई थी, यहाँ पर वहाँ पे बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए, मतलब कि कहानी के अंतर्गत कहीं कहीं पर ब्लैंक्स छोड़ दिए। अब ब्लैंक्स है वो विद्यार्थी या तो उस कहानी को समझ कर करे या फिर अपने अनुसार भाषा का प्रयोग करते हुए इसमें कर सकता है। और दूसरा क्लोज के अंतर्गत ये हो सकता है कि ये जो कहानी है एज इट इज लिख दी जाए और विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्न की जाए, उसके मूल भाव से संबंधित प्रश्नों का किया जाए। तो इस प्रकार की दो गतिविधियां हैं वो पठन की क्षमता के विकास का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही मानी जाती है। अब है लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो लिखने की क्षमता का विकास। लिखने की क्षमता का विकास। अब विद्यार्थियों के अंतर्गत लिखने की क्षमता का विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाया जा सकता है। हम लोग आयोजन के अंतर्गत क्या करते हैं, या तो कोई निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर दी जाती है या फिर कोई पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर दी जाती है। तो ये यहाँ तक सीमित नहीं रखना है, विभिन्न प्रकार की लेखन से संबंधित गतिविधियां, मतलब कि पाठ से संबंधित विद्यार्थी अपने विचारों को किस प्रकार लिखे, वो बालक है वो उसको समझ रहा है किस प्रकार है, समझ कर उसको किस प्रकार लिख रहा है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये हम लोग समझते हैं लिखने की क्षमता के विकास के अंतर्गत विद्यालयों में लेखन के नाम पर निबंध या पत्र लेखन जैसी
पारंपरिक गतिविधियां संपादित की जाती है। लेखन कार्य करवाते समय शिक्षक यह चाहते हैं कि बच्चे सही लिखें। लेखन में कोई व्याकरणिक अशुद्धि नहीं हो। मशीनी रूप से शुद्ध लिखने की मांग अक्सर विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक बनती है। समझेंगे कि एक तो पारंपरिक गतिविधियों के आधार पर ही लेखन की क्षमता को देखा जाता है कि बालक का लेखन का विकास हुआ या नहीं हुआ। तो निबंध और पत्र लेखन, ये तो एज इट इज बालक क्या करेंगे कि उसको याद करके जो लिखा हुआ उसी को एज इट इज याद करके, यहाँ पर उनकी जो स्वयं की जो अभिव्यक्ति है वो उभर कर नहीं आ रही है। फिर दूसरी बात है, लेखन का कार्य करवाते समय ये सोचते हैं कि विद्यार्थी बिल्कुल सही लिखे और वो व्याकरण की गलती नहीं करे। बस ये दो जांच। तो क्या लेखन का मूल्यांकन यहीं तक सीमित है, यहीं पर उनका विकास हो जाता है? इसके अलावा क्या समझते हैं कि मशीनी रूप से, जैसे कि हम लोग देखते हैं किताबों में प्रिंटिंग जो की होती है बिल्कुल शुद्ध लेखन होता है, अक्षरों की बनावट एकदम सही होती है। अक्सर ऐसे विचारों के कारण अभिव्यक्ति है वो बाधक बनती है। विद्यार्थी वो लेखनों की तरफ ध्यान रखते हुए अपने आप में जो अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमें यह समझना होगा कि लेखन एक कला है। इस पर व्यक्तित्व की छाप रहती है, न कि एक रटे जाने लायक बना बनाया ढांचा जो कि एक सीमित दायरे में सिमटा हो। ठीक है, लेखन एक कला है जो व्यक्तित्व की छाप रहती है, जिसमें जो कि एक रटाए लायक बना हुआ ढांचा या सीमित दायरे में सिमटा हो। इस प्रकार का नहीं, मतलब कि लेखन तो कला है, केवल रटाया ज्ञान या रटाया जो ज्ञान है उसे लिखना या एक सीमित दायरे में उसे समेटना संभव नहीं है। आरंभिक कक्षाओं में लिखने की क्षमता का विकास, आरंभिक कक्षाओं में लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और
पढ़ने, बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में ही होना चाहिए। मतलब कि आरंभिक जो स्टार्टिंग जो कक्षा होती है उसमें लिखने की क्षमता का विकास, पहले सुनना, बोलना और पढ़ना, इनको साथ लेते हुए होना चाहिए। अब इसकी जो गतिविधियां हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका या गतिविधि, लिखने की जो सतत व्यापक मूल्यांकन या गतिविधि है, लिखने के आकलन की गतिविधि के दौरान यह देखने की कोशिश करें कि छात्र अक्षर शब्दों को देखकर लिख पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहली बात ये देखी जाती है। दूसरा, उसके बाद देखें अपने मन से शब्दों या अक्षरों को लिखें। दूसरी बात, इस प्रकार गतिविधि मतलब कि इस प्रकार मूल्यांकन, पहली बात तो वो शब्दों को देखकर लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, फिर अपने मन से शब्दों को देखकर लिख रहे या अपने मन से शब्दों को लिख रहे या नहीं लिख रहे, दूसरी बात ये देखनी है। फिर है प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों को सुनकर पढ़कर एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखें, ये जांच करनी है, ठीक है। फिर है 2-3 वाक्यों के उत्तर लिखें। ये सारी जांच के मूल्यांकन के आधार बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार से जांचा जा सकता है। फिर है परिचित शब्दों को लिखना, जिन शब्दों को विद्यार्थी जानते हैं उनके बारे में वो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। फिर है अध्यापक है, इसके अलावा गृह कार्य हेतु विचारपूर्ण प्रश्न का निर्माण करे। अध्यापक है, अपने गृह कार्य के अंतर्गत विचारपूर्ण प्रश्न का निर्माण करेगा तो विद्यार्थी क्या करेंगे, उस पर अपने अपने विचार लिखेंगे। अब यहाँ पर विद्यार्थियों के पास लिखित सामग्री नहीं होगी, प्रश्न बीच में से बनेगा तो विद्यार्थी अपने विचारों को अपने अनुसार व्यक्त करेंगे, अपने शब्द अलग होंगे, अपनी भावनाएं अलग व्यक्त होगी। यहाँ पर रटा रटाया देखा दिखाया उत्तर उसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मूल्यांकन कर सकता है एक अध्यापक, विभिन्न प्रकार के अक्षरों की बनावट को देखते हुए, लेखन संबंधी प्रश्नों के उत्तर को देखते हुए। इस प्रकार से मतलब कि केवल एक या दो गतिविधि तक मूल्यांकन सीमित न होके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे कि मैंने गृह कार्य का उदाहरण देते हुए बताया। अब लिखिए गृह कार्य प्रश्न। लिखने की क्षमता का विकास एवं मूल्यांकन को लिखें। लिखने की क्षमता का विकास एवं मूल्यांकन को लिखना है। दूसरा, पठन से
पठन के विकास से संबंधित गतिविधि को समझाएं। ठीक है, तो ये दो प्रश्नों के उत्तर जो दो टॉपिक हमने किए हैं उसी को आप लिखकर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों को ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।